हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे रोम से रोमन एम्पायर जो है कम्प्लीटली ये कैसे बनता है। आज की हमारी ये सेकंड क्लास होगी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर हम देखने वाले कि आखिरकार हमारे प्राचीन रोम का इतिहास या फिर आपके रोमन साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और आगे आज की क्लास में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी रोम की, और जो कि मैंने आपको इसकी पहली वाली क्लास में भी एक चीज़ बताई थी कि जो रोम की उत्पत्ति है, यानी रोम का जो ओरिजिन आपको देखने को मिलता है वो इटली से था। ठीक है, अब आज सबसे पहले हम रोम के बारे में जानेंगे और फिर ये रोमन एम्पायर तक कैसे बढ़ा उसको समझेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैप का बताया था कि रोम जो है आपके इटली से निकला हुआ एक शहर माना जाता है, और कहा जाता है कि हमारे जो रोम है ये कब फाउंड हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, माना जाता है कि ये आपका फाउंड हुआ था 21 अप्रैल 753 BC ईसा पूर्व में। देखो, ये आज की जो क्लास है हमारे रोमन एम्पायर की, आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस टीचिंग एग्जाम सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैक्सिमम आप सभी का एक कमेंट आता है कि मैम ये वीडियो जो है, ये जो क्लास में जो आपने पढ़ाया है ये किस एग्जाम के लिए, तो हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में आपके पास रोमन एम्पायर का टॉपिक है, तो ये हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने बात करी कि 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व का वो समय था, और यहाँ पर बोला जाता है कि इटली, और रिवर की मैं बात करूँ तो रिवर मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका तिबर रिवर इटली के पास आपको ये देखने को मिलता है। बात की जाती है कि इसकी स्थापना करने वाले जो हैं वो आपके दो भाई थे, ट्विन ब्रदर, जिनका नाम मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। जो भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में ये वर्ड भी आ जाता है, आपके रेमुलस और रेमुस। ये दोनों कौन है? आपके ट्विन ब्रदर्स हैं जिन्होंने इस रोम को फाउंड किया था। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों ने जो आपका टिबर नदी के पास रोम की स्थापना की थी, और जो रेमुलस के नाम पर ही आपका ये रोम नाम रखा गया था। ठीक है, ये दोनों भाई जो है ये माने जाते हैं कि ये किसके वंशज हैं? ये आपके एनीसियस के वंशज माने जाते हैं। और ये राजा किसके, और ये किसके राजा के बेटे हैं? ये भाई है, ये आपका एक राजा का नाम है न्यूमेटर, न्यूमेटर का भाई है। ठीक है, ओमिलस की भी जो बात आप देख रहे हो, और ये न्यूमेटर को मार देता है, और फिर जो इनके ग्रैंड सन है आपके ये रेमुलस और रेमस, दोनों ही जिंदा बच गए थे। उसके बाद ये बात क्या होता है कि आपके एमुलस के बाद ही पता चलती है कि यहाँ पर दोनों को पता लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों जो ब्रदर हैं, दोनों जो भाई हैं, मुझसे बदला ज़रूर लेंगे और मेरा साम्राज्य जो है वो मुझसे एनेक्स कर लेंगे, छीन सकते हैं। तब यहाँ पर जो आपके जो राजा है ना, कौन? एम्यूलस की बात जो मैं कर रही हूँ, जिसको डर था कि इन फ्यूचर एम्यूलस और रीमस जो है ये मेरे साम्राज्यों का अटैक करके मेरा साम्राज्य मुझसे ले सकते हैं। तो एम्यूलस इन दोनों भाइयों को क्या करते हैं? नदी में जो आपका रिवर है उसमें डुबाने की वो साजिश करते हैं, लेकिन बहाने वाले लोगों के, दोनों के भाइयों को क्या हो जाता है? दया आ जाती है। जो लोग भेजे होते हैं ना एम्यूलस ने कि इन दोनों भाइयों को जाकर के नदी में डुबोना है, लेकिन जो वो काम कर रहे थे तो उन्हें क्या होता है कि इन दोनों ब्रदर्स पे दया आ जाती है, तो वह उन्हें क्या करते हैं? टोकरी में रखकर बहा देते हैं। और ये मतलब वैसे डुबोते नहीं, ऐसी टोकरी में रखकर ही बहा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो उस टाइम पर जो उनके ग्रैंडफादर जो थे, जो न्यूमेटर, ऑब्वियस है उनकी मृत्यु का बदला ले सकते हैं, ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इनके जो ब्रदर को मारने के बाद जो रोमुलस है ये आपके रोम का पहला राजा बनता है। फर्स्ट किंग जो है ये रेमुलस जो है, फर्स्ट किंग जो ये बनते हैं। ठीक है, और अगर हम आपकी बात करें तो इस टाइम के जो रूलर हुआ करते थे वो आपके क्या होते हैं? डेस्पोटिज्म यानी निरंकुशवाद। मतलब ये वो राजा होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर होते हैं, बट इन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये वो करते हैं जो इनके मनमर्जी का होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल आपको ये बात समझ आ गई, रोम की स्थापना तिबर रिवर के पास इस टाइम पीरियड में रेमुलस और रेमस के दो भाइयों ने की थी, और जो पहला राजा, जो फर्स्ट किंग रोम का बना था वो रोमुलस बना था, और इन्हीं के नाम पे आपका ये रोम रखा गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो एंशेंट रोम की ही बात हो रही है हमारे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि रोम की जो शुरुआत मानी गई वो कब मानी गई? आपके जब ये रोमुलस की जो शुरुआत होती है तब। तो यहाँ के राजा के पास इतनी पावर नहीं थी कि इन्होंने जब आपकी शहर की फाउंडेशन रखी थी तो इसी के दौरान ये डिसाइड कर लिया गया था कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए वो भी आप यहाँ देखोगे। स्ट्रक्चर कैसा नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो राजा होगा वो डिस्पोटिज्म, निरंकुशवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं रोमन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो रोम में क्या होता है, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया गया, यहाँ पर फिर एक सीनेट हुआ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सीनेट हुआ करता था। यहाँ पर एक मंत्रियों की एक सभा हुआ करती थी जो राजा को एडवाइस किया करते थे कि राजा को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो राजा को यहाँ पर इलेक्ट होने के बाद वो अकेला जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता था। किंग का पूरा कंट्रोल सीनेट के हाथ में हुआ करता है। अब ये कैसे, इसको समझते हैं।
देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे उस रोम में टोटल, याद रखना, रोम में आपके टोटल कितने रूलर्स आपको देखने को मिलते हैं? 7। 7 राजा जो है रोम में रूल करते हैं, जिसमें आप देखोगे कि आपके, मैंने आपको बताया, रोमुलस सबसे पहले हैं, उसके बाद आपके न्यूमा हुए, पॉम्पिलस हुए, है ना, बहुत सारे रूलर आते हैं। तो ओवरऑल 534 से लेकर के 510 BC ईसा पूर्व तक क्या होता है, ये सारे राजा यहाँ पर रूल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो राजा हैं, जो रोमुलस के बाद जो राजा बनते हैं, वो सीनेट से इलेक्ट होकर आते हैं। यानी रोमुलस के बाद जो जितने और भी 6 रूलर आपको देखने को मिलते हैं, लाइक आपके न्यूमा हुए, या फिर आपके ट्यूलस हुए, ठीक है, या फिर एंकस हुए, तो ये सारे जो राजा हैं, ये सारे जो है कहाँ से इलेक्ट होकर आते थे? इलेक्टेड बाय द सीनेट। सीनेट से ये आते थे। अब मैं आपको पहले ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ, तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पेड बैचेज में मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को बताया था। आशा करती हूँ अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देखा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सारी चीज़ें आपको याद हैं या सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं। देखो, रोम में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मोनार्की, राजतंत्र देखने को मिलता है। उसके बाद ये फिर आपका रिपब्लिक कर दिया जाता है, जो कि था हमारा गणतंत्र, और अगेन यहाँ पर आपके मोनार्की सिस्टम आया था, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर समझना बहुत ध्यान से। अभी जो मैंने आपको बताया कि मोनार्की सिस्टम, तो रोम में भी आपने देखा टोटल कितने रूलर्स ने रूल किया था? 7, ठीक है। तो बाकी के जो 6 रूलर थे रोमुलस को छोड़ के, वो सीनेट से इलेक्ट होकर आते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब वो सीनेट जो आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो रिपब्लिक, जब रोमन रिपब्लिक हुआ ना, अब ये रिपब्लिक कब हुआ? तो ये जो 510 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व का जो टाइम माना जाता है, वो रोमन रिपब्लिक था। 510 BC का जो पहले का टाइम होता है, वो आपके क्या होता है? मोनार्की सिस्टम होता है, ठीक है। और 27 BC के बाद का जो समय होता है, वो दूसरे मोनार्की का होता है। अब फर्क क्या होगा, इस वाले मोनार्की सिस्टम को ध्यान से समझना। देखो, डिफरेंस हमें ये देखने को मिलता है कि रिपब्लिक के पहले का जो मोनार्की था, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो रूलर हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, चुनकर आते हैं। कहाँ से? बाय द सीनेट। अब सीनेट क्या है? देखो, सीनेट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको रिपब्लिक के टाइम पर देखने को मिलता है। इसमें सबसे टॉप पर होता है आपका किंगशिप, उसके बाद आता है आपका सीनेट, ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे असेंबली। ये चीज़ें रिपब्लिक हुई। देखो, रिपब्लिक मतलब अब यहाँ पर आपके रोम में कोई भी राजा नहीं था, तो ये रिपब्लिक था। तो इसका मतलब यहाँ पर उस टाइम पे एरिस्टोक्रेट्स यानी अपर क्लासेस रूल किया करते हैं। सीनेट की बात करें तो ये आपकी क्या है, जैसे कि आप पार्लियामेंट पढ़ते हो, पार्लियामेंट में 3 बॉडीज आपको देखने को मिलती है ना, इसी तरीके से आपके सीनेट में भी क्या है, सीनेट में ऐसा माना जाता है कि जो भी मेंबर सीनेट में बैठेगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या होता है? पावरफुल, ये बोला जाता था आपके। जैसे कि हमारे, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपका अपर हाउस, लोअर हाउस होता है, बस इसी तरीके से। असेंबली जो है वो उसके बाद की कहानी होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, किंगशिप जो आप देख रहे हो, तो ये किंगशिप जो है, यानी इसमें जो राजा बैठेगा वो आपके सीनेट के थ्रू यहाँ पर क्या इलेक्ट होकर आता है, और सीनेट का मेंबर, यानी इस सीनेट में जितने मेंबर्स बैठे हुए होते थे ना, वही किंगशिप यानी कौन सा राजा बनेगा उनको इलेक्ट करके लेकर आते थे। तो उसके लिए आपको सीनेट में होना भी तो कंपलसरी है। अगर सीनेट में आपका मेंबर नहीं होगा तो आप राजा भी नहीं चुन पाओगे। तो देखो, सीनेट में कौन से 2 मेंबर्स आपको याद रखने हैं, तो एक को कहा जाता है आपके पेट्रिशियन और दूसरे होते थे प्लेबिनियन। अब आप में से कमेंट करके जल्दी से सभी मुझे बताएंगे ये पेट्रिशियन और प्लेबिनियन होते कौन थे, ठीक है, जल्दी से सबको बताना है। पेट्रिशियन और प्लेबिनियन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही कॉमन है, सभी को इनका नाम भी पता है, बट नाम थोड़ा सा यहाँ पे रोमन में चेंज कर दिया गया है। पेट्रिशियन और प्लेबिनियन, ये 2 तरीके के मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो, पेट्रिशियन मतलब आपके एरिस्टोक्रेट्स की बात की जा रही है, ठीक है, और कॉमन पीपल को प्लेबिनियन बोला गया है, ठीक है। तो ये 2 तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन सीनेट में क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, जो भी सीनेट में बैठते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो सीनेट में सारे के सारे पेट्रिशियन मेंबर्स थे, यानी जो एरिस्टोक्रेट्स के रूल थे ना, पूरा सीनेट का कंट्रोल जो है वो एरिस्टोक्रेट के हाथ में था, पूरा वही चलाते थे। इसका मतलब कि आपके जो यहाँ पर जो बाकी के जो 6 रूलर जो मैंने आपको बताया सीनेट से इलेक्ट होकर आते थे, वो ये पेट्रिशियन इलेक्ट करते थे, क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स आपके किसके होते थे? पेट्रिशियन के। प्लेबिनियन के नहीं थे, क्योंकि पेट्रिशियन को ये था कि अगर प्लेबिनियन का कोई भी मेंबर हमारे सीनेट में होगा तो फिर हम जिस भी राजा को इलेक्ट करेंगे तो उसमें हमें इनकी ओपिनियन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पेट्रिशियन का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो, सारी जो हमारी चॉइस हो, हमारा ही कोई मेंबर हो जो कि आपके इस किंगशिप में राजा बने। तो देखो, इस वाली मोनार्की में फ़र्क क्या होता है कि इस वाले, देखो, राजा का एक्चुअल जो वर्क होता है वो क्या होता है, उनका काम होता है कि अपने जो पूरा प्रशासन है, अपना जो पूरा साम्राज्य है वो राजा चलाते हैं, रूल्स रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग होता है। बट अगर मैं बात करूँ कि इस वाले जो राजाओं में जो 6 रूलर थे ना, इनका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो इन सीनेट के हाथ में हुआ करता है।
ठीक है। यहाँ पर जो राजा बनेंगे तो सही, ठीक है, ये नाम के लिए होगा कि यहाँ पर मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो नाम के लिए यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि कोई भी राजा अपने अकॉर्डिंग कोई भी लॉ रूल्स रेगुलेशन नहीं ला सकता था। वो सीनेट का जो मेंबर होगा वो उन्हें बताते थे कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो रूलर होगा वो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी काम नहीं कर सकता था, ठीक है। ओवरऑल हमें एक बात समझ आए कि ये वाला जो मोनार्की सिस्टम है वो एक नाम का राजतंत्र है। यहाँ पर कोई राजा का जो रूल है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? क्योंकि मोनार्की में आपको क्या होता है कि सारी पावर जो है वो एक इंसान के हाथ में जाती है। बट वही बात है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर बस ये दिखाया जा रहा है कि हमारे रोमन में मोनार्की सिस्टम है और पूरा कंट्रोल राजा के हाथ में, जो कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जैसे आप लोग आज भी देखते हो कि गवर्नमेंट जो है आपके रोड की मेंटेनेंस के लिए, राइट के लिए इतने ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उसमें मिनिस्टर्स होते हैं वो सारा जो खर्चा इस में करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। काम सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए वो सिर्फ वो काम एक टेम्प्ररी कर देते हैं, लेकिन बाकी सब वो रख लेते हैं। समझ रहे हो? तो सामने वाले को तो दिख रहा है कि ये चीज़ है, बट एक्चुअल में कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आशा करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को उससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो को बैक करके दोबारा से सुनना, तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये वाला मोनार्की सिस्टम में आपको क्या समझ आया कि पूरा का पूरा कंट्रोल आपके सीनेट के हाथ में था। और सीनेट पे कौन से मेंबर बैठ रहे थे? पेट्रिशियन, यानी कि जो आपके एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। तो प्लेबिनियन के मेंबर को आने नहीं दिया, यही कारण था। क्योंकि अगर प्लेबिनियन के मेंबर भी आपके सीनेट में बैठते तो प्लेबिनियन का मेंबर भी तो उसमें से भी कोई राजा बन सकता था, क्योंकि उसका मेंबर भी उसमें होगा, है ना। तो सीनेट में जो पेट्रिशियन थे ये ऐसा करने नहीं देते। तो सीनेट में पहले कम से कम 300 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, बाद में इसको बढ़ा करके 600 मेंबर किया गया। तो जब 600 मेंबर भी हुए, यानी 600 सदस्य भी हो गए थे, तब भी सीनेट में आपके पेट्रिशियन ने प्लेबिनियन को आने नहीं दिया। तो इन पेट्रिशियन और प्लेबिनियन इन दोनों के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। ये कारण है, क्योंकि प्लेबिनियन को था भाई हमारे मेंबर भी इसमें होने चाहिए। अगर हमारा मेंबर सीनेट में नहीं होगा तो हमारे तो राइट्स जो है वो हमें मिलेंगे ही नहीं। क्लियर हुआ? ये चीज़ आप देखते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सीनेट का जो पावरफुल, क्योंकि सीनेट में जो बैठेगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये मोनार्की जो है ये रिपब्लिक होता है। इसका होने का कारण क्या है, यानी ये राजतंत्र से गणतंत्र कैसे और क्यों हुआ? देखो गणतंत्र होने का कारण क्या था कि आपके इस मोनार्की सिस्टम में एक राजा था, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मोनार्की से रिपब्लिक क्यों हुआ, तो मोनार्की को हटाकर रिपब्लिक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 7 राजाओं में से एक राजा थे। वो कौन से राजा थे? उनका नाम था आपके लुइस। बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है, बट आप लोग चाहो तो सिर्फ लुइस नाम से भी याद रख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत क्रूल थे। ये सीनेट यानी जो आपके एरिस्टोक्रेट्स हैं इनकी बात नहीं सुनते थे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो राजा बनेंगे इन्हें सीनेट की बात सुननी पड़ेगी। सीनेट जो भी कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली इनको चलाना होगा। लेकिन तो ये लूसियस जो रूलर है, इन्होंने क्या कहा, ये सीनेट की बात बिल्कुल नहीं सुनते थे और अपने अकॉर्डिंगली रूल करते थे, ठीक है। वो कह रहे थे कि मैं राजा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंगली ही पूरा रोमन का कंट्रोल मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, तो मैं सीनेट की बात क्यों सुनूँ। तो सीनेट जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है। वो ये चाहते थे कि अपनी सारी पावर जो है पब्लिक के हाथों में चली जाएगी। तो किंग को यहाँ पर क्या है, इनको फिर सीनेट को लगा कि अब हमें क्या करते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो सारी पावर चली जाएगी, तो क्योंकि फिर ये राजा रूल करने लगेंगे ना, क्योंकि अभी सीनेट रूल करते हैं ओवरऑल। अगर हम देखें सामने से तो नहीं, लेकिन पीछे से तो रूल कर ही रहे थे। तो सीनेट को इस बात का डर था कि अगर ये मोनार्की जो राजा है, अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे और ये रूल करना जिन्होंने शुरू कर दिया, तो भाई हम तो जो पावरफुल है वो हट जाएंगे, हमारी जो पावर है खत्म हो जाएगी। इसीलिए सीनेट ने डिसाइड क्या किया कि हम मोनार्की सिस्टम ही हटा देंगे, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, आपके मोनार्की सिस्टम को हटा करके रिपब्लिक कर दिया। ना कोई राजा रहेगा और ना कोई रूल करेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली सीनेट यानी आपके पेट्रिशियन के मेंबर ही अब डायरेक्ट यहाँ पर रूल करेंगे, ठीक है। तो यहीं से मोनार्की से रिपब्लिक हो गया चीज़ें। अब रिपब्लिक हुआ तो आपके 510 से 27 BC तक हमारा जो रोमन है वो रिपब्लिक हो जाता है, यानी रोमन गणतंत्र हो जाता है। इस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है उसे समझते हैं। तो रोमन रिपब्लिक की अगर आप बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, किंगशिप, आपका सीनेट और असेंबली, ये 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब रिपब्लिक होने के बाद क्या होता है कि पावर किसके पास होगी, ये बनाई गई। तो यहाँ पर आपकी कंसल्शिप रखी गई। क्या रखी गई? कंसल्शिप ये रखी गई, ये बनाई गई। इसमें 2 कंसल्ट बनाए गए जो इलेक्ट होकर आते थे और सारी पावर इन पर होती थी। पहले सिर्फ एक राजा इलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब पावर को डिवाइड कर दिया गया है, वो भी किस, इन 2 कंसल्स के बीच में। पहले सिर्फ राजा को करते थे ना इलेक्ट, अब ये जब रिपब्लिक कर दिया ना तो ये कंसल्शिप लेकर आए जिसमें 2 मेंबर आपको दिखाई देंगे। तो इन 2 कंसल्स को एनुअली इलेक्ट किया जाता था, साल भर में एक बार इलेक्ट किया जाता था। ये आपके मजिस्ट्रेट होते थे, इनके पास सारी की सारी मिलिट्री पावर भी हुआ करती थी और ये पब्लिक के थ्रू आपके इलेक्ट होकर आते थे। बट मेनली ये आपकी सीनेट से ही चुने जाते थे। मतलब ये जो सीनेट में जो मेंबर आप जो कंसल्शिप देख रहे हो, ये कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, ये आपके असेंबली से इलेक्ट होकर आते हैं। ये जो आपने असेंबली देखा, इस असेंबली में आपके पेट्रिशियन, प्लेबिनियन आपको दोनों देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और आपकी मिलिट्री, 3 मेंबर्स होते हैं असेंबली में, पेट्रिशियन यानी एरिस्टोक्रेट्स, प्लेबिनियन यानी कॉमन पीपल और आपके मिलिट्री। तो ये तीनों ही आपके असेंबली के मेंबर हुआ करते हैं और इससे हमारी असेंबली चलती थी। लेकिन जो ये मैंने आपको दोनों कंसल्स बताए, ये इसमें जो मेंबर्स जो आते हैं ये असेंबली से चुनकर आते हैं, बट ओवरऑल ये भी कौन किसके हाथों में कंट्रोल होता है, सीनेट के हाथ में, मतलब आपके एरिस्टोक्रेट्स ही इसको चुनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल बना रहे, तो उसमें हमारा ही मेंबर रहे, ये चीज़ देखते हो आप यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे सीनेट में सबसे ज़्यादा जो मेंबर होते हैं वो पेट्रिशियन होते हैं, एरिस्टोक्रेट जिसे आप नोबल मैन भी कहते हो, और ये सबसे रिच होते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। रोमन आपका रिपब्लिक हो जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मतलब आपका सारा जो भी इलीगल प्रोसीजर है, सिविल राइट है, प्रॉपर्टी राइट है, ये सारी चीज़ें जो कानून बनाएगा, इस सब चीज़ों को यहाँ पर इशू किया गया था। ये चीज़ आपको बताना है कब, जब ये रोमन रिपब्लिक हो जाता है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कि सीनेट वाला जो है सबसे पावरफुल होता है। ओवरऑल जो पूरी जो कंट्रोल है वो इन एरिस्टोक्रेट्स नोबल मैन के हाथों में है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आई, मोनार्की तो खत्म हो गया, अब रोमन आपका रिपब्लिक हो गया। रोमन रिपब्लिक हो गया तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पर अब सीनेट और असेंबली देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सीनेट में आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रिशियन के मेंबर देखने को मिलते हैं, प्लेबिनियन के नहीं, क्योंकि जो सीनेट में बैठेगा वही राजा को इलेक्ट करेगा। तो अगर दोनों होते तो फिर आपके राजा जो है वो प्लेबिनियन का मेंबर भी हो सकता था, क्योंकि पेट्रिशियन नहीं जाती थी। और असेंबली में मैंने आपको बताया आपके पेट्रिशियन, प्लेबिनियन और मिलिट्री, ये तीनों ही मेंबर आपको असेंबली में देखने को मिलते हैं। सीनेट में जो भी मेंबर चुने जाते हैं वो असेंबली से चुनकर आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कंसल्शिप बताया ना, ये इसके जो मेंबर चुनकर आते हैं वो असेंबली से चुनकर आते हैं और यहाँ से इलेक्ट होकर वो सीनेट में जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो असेंबली में भी पेट्रिशियन जो बैठे वो भी नाम के बैठे, क्योंकि यहाँ पर भी इनसे परमिशन या किसी भी चीज़ जो डिसीजन लेते हैं इसमें कोई भी चीज़ इनसे पूछी नहीं जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पर पेट्रिशियन प्लेबिनियन के बीच में जो दूरी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये ओरिजिन ऑफ रोम आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि अब देखो हमारा ये कैसे कैसे यहाँ पर फैलेगा, इसकी बात हो रही है। तो फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बताया ना आपको सीनेट और असेंबली का, वो आपको इसी में ही मेंशन करना है। और सीनेट और असेंबली आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रिशियन का मेंबर है। देखो, अगर आप में से किसी को भी वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी क्लासेस लेनी है, क्योंकि पेड क्लासेस, अगर आप पूरी चीज़ों को डिटेल में और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सअप टेस्ट करना है 8829696980। वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, किसी के लिए हिस्ट्री की पेड क्लासेस चाहिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से ना भी हो तो भी इसको इजीली से समझ सके। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी और नोट्स भी मिलेगा, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सके। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको यूट्यूब पर भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ और ये सारे कॉन्सेप्ट को ईजिली से समझा सकूँ। और आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है, सारे ग्रुप बने हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू, नहीं तो लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे ज्वाइन करो और वहाँ पर अपने डाउट या क्वेरी जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट या क्वेरी को यहाँ पर क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बाकी के अपडेट बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। सीनेट और असेंबली हमें क्लियर हो गया, तो ओवरऑल जो पावर है वो पेट्रिशियन के हाथों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारे फाउंडेशन की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, रिपब्लिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी आपका जो रिपब्लिक का सोशल स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमारा पूरा जो रोमन साम्राज्य वो फैला। आगे बढ़ेंगे, रोम ने अपना विस्तार कैसे किया, इसकी बात करेंगे। तो देखो, विस्तार की अगर हम बात करें तो वो साइज़ में भी और आपके पावर दोनों ही तरीके से अच्छा खासा रोम ने आपका विस्तार किया था। और यहाँ छोटे से रोम में मैंने आपको क्या बताया कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर आपका मोनार्की जो सिस्टम था इसको हटा दिया गया और यहाँ पर कंसल्स, जो पहले सिर्फ एक ही राजा को इलेक्ट करते थे ना, इनकी जगह आप किसको रखा गया, कंसल्स को रखा गया था, जो यहाँ गवर्नमेंट हो तो भी अपनी एम्पायर को बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अराउंड 390 ईसा पूर्व की बात है, आपके रोम पर अटैक हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। अब ये अटैक किसने किया था, उस टाइम पे ट्राइब, जो जर्मन की ट्राइब थी उसने अटैक किया था रोम पर। तो रोम की आंखें खुल गई कि वो, उन्होंने लगा कि तो ऐसे तो हम पर कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए तब उन्हें ये समझ में आया कि हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो शहर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, यानी हमारे रोम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस अटैक से उनको ये बात समझ में आई कि अब आपको अपनी मिलिट्री को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो हमारे रोम को सब कोई भी आकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब इनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ये आसपास के शहरों में अपना जो रोम है विस्तार करना स्टार्ट कर देते हैं। 264 ईसा पूर्व का समय था, अराउंड रोमन ने अपना विस्तार इटालियन पेनिनसुला तक कर लिया था।
ठीक है, यहाँ तक अपना कंट्रोल इन्होंने यहाँ पर बना लिया था। तो अब रोमन एम्पायर का विस्तार अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है, रोमन रिपब्लिक अगर हम कहें, और ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो दो बड़े एम्पायर के बीच में बाउंड्री शेयर होने लगी थी, एक तो रोमन रिपब्लिक और दूसरा कार्थिजियन एम्पायर। ठीक है, इसकी बाउंड्री सिकली में आपको देखने को मिलती है। फिर मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बताई थी कि रोम और कार्थिजियंस के बीच में वॉर होता है, याद है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्यूनिक वॉर। तो देखो प्यूनिक वॉर 3 बार हुआ था, कितनी, 3rd टाइम, 3 बार प्यूनिक वॉर आपको देखने को मिलता है। और ये प्यूनिक वॉर किस पर्पस से हुआ था? नॉर्थ अफ्रीका को कॉन्कर अनेक्स करने के लिए, उसको जीतने के लिए। तो नॉर्थ अफ्रीका के जो कार्थिजियंस थे इनके साथ ये वॉर हुआ था। ठीक है, ये 3 टाइम किया गया, जिसको आप प्यूनिक वॉर के नाम से जानते हो। तो कार्थिजियंस और आपके रोम के बीच में ये वॉर हुआ था। और ये अगर मैं बात करूँ 264 ईसा पूर्व के समय में इसकी शुरुआत हुई, 146 ईसा पूर्व तक तीनों प्यूनिक वॉर आपके चले। इस वॉर में 3 बार जब हमारा ये प्यूनिक वॉर होता है तो इस वॉर में हम क्या देखते हैं, एट द एंड रोम जो है वो जीत जाता है, और वो फर्स्ट, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो जो सिकली को कॉन्कर कर लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्यूनिक वॉर जब होता है तो पहला प्यूनिक वॉर में, फर्स्ट प्यूनिक वॉर जो आप देखते हो, तो फर्स्ट प्यूनिक वॉर में हम देखते हैं कि इसने आपका जो इटालियन पेनिनसुला है, रोम ने इसको जीत लिया था आपके कार्थिजियन से। सेकेंड प्यूनिक वॉर जब आपका होता है तो कार्थिजियंस ने आपके इटली पर हमला किया था। ठीक है, और आपका जो वेस्टर्न मेडिटेरियन है, जो स्पेन वाला जो एरिया है, उसको इन्होंने जीत लिया था। सेकेंड प्यूनिक वॉर की यहाँ पर बात की जा रही है। थर्ड प्यूनिक वॉर की बात करें तो थर्ड प्यूनिक वॉर में हम देखते हैं जो यहाँ पर इन्होंने आपके कार्थिजन से ज़्यादा क्या किया, इन्होंने कैप्चर करा, कार्थिजन के ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो थर्ड प्यूनिक वॉर तक आप देखोगे फाइनली सिकली, अफ्रीका, ये सारी जो पावर है रोम के हाथ में आ जाती है। तो ओवरऑल रोम ने अपना इतना अच्छा खासा विस्तार कर लिया। तो इसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि आपके यहाँ पे आपका चाहे सिकली हुआ, चाहे आपका अफ्रीका हुआ, यहाँ तक रोम ने अपना विस्तार कर लिया था। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक्सपेंशन है कि कहाँ कहाँ तक, ये पूरा प्यूनिक वॉर आपको क्लियर हुआ कि कौन कौन से प्यूनिक वॉर में उसने अपना विस्तार कहाँ से किया। देखो इंटरनल स्ट्रगल की बात करें आपके लेट रिपब्लिक की, तो इसमें क्या होता है कि लेट रिपब्लिक में, यानी जो दूसरा वाला मोनार्की सिस्टम मैंने आपको बताया, तो लेट रिपब्लिक में हम देखते हैं कि आपका जो सीनेट है और इसमें जो आपके कंसल्स होते हैं भी काम कर रहे थे। धीरे धीरे जो पावर है वो, क्योंकि इसी सीनेट में तो कंसल काम कर रहे थे, मैंने भी आपको बताया, जो कि आपके असेंबली से ही चुनकर आते थे। धीरे धीरे जो इनकी पावर है वो आपकी मिलिट्री के हाथों में जाने लगी। मिलिट्री कहाँ बैठते हैं? आपके असेंबली में बैठते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब एक बड़ा गैप बनने लगा किसके बीच में? रिच पीपल और पुअर पीपल, इनके बीच में। यानी रिच और भी रिच होने लगे, पुअर पीपल और भी पुअर होने लगे। पेट्रिशियन और प्लेबिनियन जो है वो मतलब पेट्रिशियन जो है वो प्लेबिनियन, यानी जो आपके एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो कॉमन पीपल का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते थे। उन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई मतलब नहीं। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि अब आपको यहाँ पर पेट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच में विद्रोह यानी कॉन्फ्लिक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनको इनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम को एक पर्सन भी आया था उस टाइम पे, गैरियस नाम के थे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक मूवमेंट शुरू किया था, सुधार रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। लेकिन जो पावरफुल रिच पीपल थे इन्होंने इनको मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो भी रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और हमारे हाथ से जो पावर चली जाए। इसीलिए इन्होंने क्या करा, जो ये सुधार करने आए थे ना, एक राजा जो थे गैरियस नाम के, ये सुधार के लिए आए थे। बट आपके सीनेट के जो मेंबर थे पेट्रिशियन के, यानी पेट्रिशियन ने ऐसा होने नहीं दिया और उस राजा को मरवा दिया था। उसके बाद गैरियस आते हैं और वो ये कमांडर होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मिलिट्री की पावर आ जाती है, तो और ये कंसल बन जाते हैं। फिर ये पहले जो मिलिट्री को सुधार करना इनकी मेन पावर थी। ठीक है, तो बहुत मैरियस सुला, मतलब अब ओवरऑल क्या होता है, मिलिट्री कमांडर के हाथों में पावर आ जाती है। ठीक है, अगर मैं असेंबली की बात करूं तो देखो अभी हमने देखा सीनेट में तो आप समझ गए पेट्रिशियन सबसे पावरफुल होते हैं। असेंबली की मैं अगर बात करूं तो असेंबली में सबसे ज़्यादा पावरफुल आपके मिलिट्री कमांडर होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तो इन्हीं के हाथों में होती है। ठीक है, पेट्रिशियन नहीं, क्योंकि मिलिट्री भाई उनसे ऊपर है क्या कोई। मिलिट्री कमांडर में आप देखोगे आपके मैरियस थे, सुला थे, है ना, ये सारे लोग थे। तो मैरियस और सुला आप इनके बीच में देखते हो, और पोम्पे, ये 3 हम इसी में देखते हो। अब ये था कि अब रोमन में रूल कौन करेगा, क्योंकि रोमन रिपब्लिक था ना, तो अब इनका ये माइंड में था कि यहाँ पे रूल कौन करे। तो इन तीनों ने ना एक ट्रीटी साइन करी, जिसको आप फर्स्ट ट्रिम्पोरेट के नाम से जानते हो। तो पहले इन तीनों ने ट्रिम्पोरेट साइन करो, इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपना रोमन पे राज करेंगे। ठीक है, ये तीनों ने ठीक है समझौता साइन किया। तो सुला ने क्या किया कि ये रिटायर हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बचे मैरियस और पोम्पे में, क्योंकि जब समझौता 3 लोगों के बीच हुआ और एक बाहर निकल गया तो वो समझौता टूट जाता है। अब ये था कि इन दोनों के बीच में था कि अब हम दोनों में से कौन रूल करे। ठीक है, या तो सुला करेंगे या तो मैरियस। तो सुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। तो सुला और, तो देखो पहले क्या होता है,
रिटायर तो सुला बाद में होते हैं। फर्स्ट टेम्पोरेट में मैरियस, सुला और जो पॉम्पे हैं ये आप देखते हो, तो पॉम्पे जो है ये इनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, ठीक। बचे मैरियस और सुला। मैरियस और सुला आप दो बचे। अब इनको ये तब रोमन पे कौन रूल करे, इन दोनों में लड़ाई होती है, बैटल होता है और एट द एंड सुला जो है वो जीत जाते हैं। तो सुला जो है बहुत समय तक यहाँ पर रूल करते हैं, लेकिन इन कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, इनकी एज होने की वजह से इन्हें रिटायरमेंट मिल जाती है, ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है अब डिक्टेटरशिप यहाँ पे राइज होगी इनके मरने के बाद, क्योंकि अब ये होगा कि अब कौन आपके रोमन पे रूल करेगा, ये भी तो एक बात आएगी इनके मरने के बाद, अब यहाँ पर कौन रूल करेगा। तो देखो नेक्स्ट अब क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रगल तो आपका चलता रहेगा। अब वो समय आएगा जब जूलियस सीजर का राइज होता है, ठीक है। इनका राइज कब होता है, 1st सेंचुरी BC में। पहला टेम्पोरेट बना, टूट गया, अब सेकंड टेम्पोरेट बनेगा, 3 लोग और आएंगे और अब वो ट्रीटी साइन करते हैं और वो कहेंगे हम तीनों रूल करेंगे, ठीक है। एक थे ऐसे आप देखोगे जूलियस सीजर थे आपके, और सिसरो थे आप देखोगे, और आपके ऑक्टेनियन सीजर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जो अब ये हुआ कि अब रोमन पे अब कौन रूल करेगा, तो रोमन में फिर दोबारा से सेकंड टेम्पोरेट बनता है और इन तीनों ने साइन किया होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके इन तीनों के बीच में भी सेम होता है कि आपकी जो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, और फिर से ट्रीटी टूट जाती है। तो जूलियस सीजर और ऑक्टेनियन सीजर में क्या होता है, लड़ाई होती है और एट द एंड ऑक्टेनियन जो है वो जीत जाते हैं। और जब ये जीत जाते हैं और ये अपने आप को रोमन एम्पायर यानी रोमन का राजा डिक्लेयर कर देते हैं यहीं से, और फिर इनको टाइटल मिलता है अगस्तस। तो रोमन एम्पायर की शुरुआत यहीं से होती है और अगस्तस इसके पहले राजा बनते हैं, ठीक है। 27 ईसा पूर्व का वो समय था, तो इन्होंने अपने आप को एम्परर यानी राजा डिक्लेयर कर दिया और यहीं से आपके रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। क्लियर हुआ। तो रोमन में मैंने आपको बताया मोनार्की सिस्टम था, फिर रिपब्लिक हुआ और मोनार्की फिर से आया। दोबारा से एक रिवाइज क्विक रिवीजन बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी फिर रोमन साम्राज्य में इन अगस्तस के बाकी और कौन कौन से रूलर ने रूल किया, क्या बातें हुई। लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि एक आपका मोनार्की सिस्टम था और फिर इसको रिपब्लिक किया गया और दोबारा से मोनार्की आया। ये वाले मोनार्की से जो मोनार्की सिस्टम था इसका पूरा कंट्रोल आपके रिपब्लिक के में हाथों में था, यानी इसका पूरा कंट्रोल आपके सीनेट के हाथों में था। सीनेट में जो बैठते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सीनेट में हमने देखा कि आपके पैट्रिशियन के मेंबर बैठे जिसको आप एरिस्टोक्रेट्स या फिर क्या कहते हो, नोबल कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मोनार्की यानी पूरा कंट्रोल इन आपके पैट्रिशियन के हाथों में था। तो सारे जो राजा बैठेंगे, खासतौर से कितने राजा थे, 7 राजा थे, और इसमें से जो एक राजा ने क्या किया, उन्होंने सीनेट की बात मानने से इनकार कर दी। उसने कहा कि मैं राजा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंगली पूरा साम्राज्य चलेगा। लेकिन तो यहाँ पे सीनेट को इस बात का डर था कि अगर ऐसा हुआ तो हम पावरफुल जो है वो खत्म हो जाएगा और हमारी जो पावर है इस साम्राज्य में चलेगा नहीं, इसीलिए इन्होंने मोनार्की को हटा के रिपब्लिक कर दिया। क्लियर। चलिए रिपब्लिक हुआ तो अब क्या हुआ, अब तो ओवरऑल पूरे तरीके से कंट्रोल जो है वो पैट्रिशियन के हाथ में आ जाता है। रिपब्लिक के टाइम पर जो रोमन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, एक तो सीनेट था और दूसरा था असेंबली। सीनेट में आपके जो मेंबर चुनकर आते हैं वो असेंबली से ही चुनकर आते हैं, ठीक। असेंबली में तीनों लोग बैठते हैं, पैट्रिशियन, प्लेबिनियन और आपके मिलिट्री कमांडर भी होते हैं। ये जो मिलिट्री कमांडर क्या होता है कि पैट्रिशियन, प्लेबिनियन और मिलिट्री कमांडर असेंबली में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसी मिलिट्री कमांडर में से ही एक ने अपने आप को डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर दिया। अब ये वाला जो मोनार्की सिस्टम है तो ये डिक्टेटर कर दिया, मतलब ये वही राजा है कि अब वो अपने अकॉर्डिंगली पूरे साम्राज्य को चलाएंगे और वो किसी की नहीं सुनते और ये राजा सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर आपको मैंने बताया कि रोमन जब दोबारा से रिपब्लिक हुआ था 27 BC ईसा पूर्व में, तो इस टाइम पर 2 टेम्पोरेट साइन हुए थे, पहला और दूसरा, ठीक है। और एट द एंड क्या हुआ, जब रोमन एम्पायर, आपका एम्पायर बना नहीं है, रोमन अभी तक रिपब्लिक ही था, रोमन ही था। एम्पायर कब बनता है, जब सेकंड टेम्पोरेट में आपके ऑक्टेनियन सीजर जो हैं ये राजा, इन्होंने अपने आप को टाइटल लिया था अगस्तस। फाइनली जब ये जीत चुके थे सभी से, तो ये भी एक मिलिट्री कमांडर थे, तो इन्होंने टाइटल लिया अगस्तस का और इन्होंने आपके रोमन एम्पायर यानी रोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी थी 27 ईसा पूर्व में, और ये हमारे रोमन साम्राज्य के सबसे पहले राजा बनते। क्लियर हो गया। अब इन्होंने अपने रोमन साम्राज्य को अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है 117 ईसा पूर्व तक एक अच्छे खासे पीक पर ले गए थे, बहुत ही अच्छा खासा इसका विस्तार किया था। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि रोमन एम्पायर यानी जब साम्राज्य बना तो ये सारे राजाओं ने, कौन कौन से राजाओं ने आके रूल किया था, और फिर ये रोमन साम्राज्य 2 पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ, कैसे इसका पतन हुआ था, ये सब कुछ हम इसके 3rd पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की क्लास में आपको जो मैंने ये पूरा मोनार्की, रिपब्लिक और मोनार्की का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो पार्ट 3rd होगा जिसमें मैं आपको रोमन एम्पायर फाइनली जिसके रूलर जो है वो अगस्तस बन जाते हैं, तो इन्होंने साम्राज्य का रूल कैसे किया, क्या क्या किया, वो सब कुछ हम इसके पार्ट 3rd में कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से
ज़्यादा, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि जिस पर आपको ज़्यादातर वीडियोज़ मिलती नहीं है, तो सभी को ये था कि मैम रोमन एम्पायर पर वीडियो लेकर आओ, तो आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है, और कोई भी पेड क्लासेस नोट्स कुछ भी अगर चाहते हैं तो आप जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया 8882196980, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास आपको हमारे चैनल पे 6:30 PM पे, और एनसीईआरटी की क्लास जो चलती है वो रात के 9:30 बजे देखने को मिलेगी। तो एनसीईआरटी भी सीरीज चल रही है और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, तो दोनों ही वीडियोस को कंप्लीट देखो। हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ आपका क्लियर होता रहेगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक कि फाइनली ये आपका जो रोम है, छोटा सा रोम, ये रोमन साम्राज्य कैसे बना, ये आज की क्लास में मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में क्लियर कर दिया है। और आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके सभी बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए सुनना, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।